नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। चलिए शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर से करेंगे शुरुआत। उत्तराखंड में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की तादाद 56 तक पहुंच गई है। पिछले 3 दिनों में 18 की मौतें हुई हैं। गढ़वाल मंडल में बारिश ने ज्यादा कहर बरपाया है। हालात से निपटने के लिए सरकार के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। उत्तराखंड में लगातार बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। हरिद्वार के श्यामपुर इलाके में देखते ही देखते एक मकान गंगा की उफनती लहरों में समा गया। गंगा के उफान से लोगों में दहशत है। कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। गंगा के उफान की वजह से हरिद्वार के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। सारे खेत खलिहान तबाह हो चुके हैं। गंगा का पानी गांवों में घुस गया है। सड़कें पानी में डूब गई हैं। लोग घुटनों तक पानी में सफर करने को मजबूर हैं। हरिद्वार के कई इलाकों में बाढ़ आने से लोग दहशत में हैं। गंगा के उफान की वजह से कई जगह सड़कों पर पानी भर चुका है, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरकाशी में भारी बारिश से लगातार भूस्खलन हो रहा है। भारी भूस्खलन से गंगोत्री हाईवे बंद हो गया है। हाईवे बंद होने की वजह से लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक में आई आपदा के पीड़ितों को ऋषिकेश के वेद निकेतन में रखा गया। आपदा पीड़ितों को राहत कैंप में तो रख दिया गया, लेकिन उनके खाने पीने के लिए ठीक से इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। बिजनौर के कई इलाकों में बाढ़ ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कई गांवों में लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। दर्जनों लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों की तरफ पलायन कर चुके हैं। गंभीर स्थिति होने के बावजूद प्रशासन की तरफ से कोई ठोस गांवों में लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। दर्जनों लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों की तरफ पलायन कर चुके हैं। गंभीर स्थिति होने के बावजूद प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिससे लोगों में गुस्सा है। उत्तराखंड में हुई भारी बारिश का असर मुजफ्फरनगर में देखने को मिल रहा है। यहां सोनाली नदी में उफान आने से कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। सड़कों पर पानी भरने से आवाजाही मुश्किल हो गई है। मुजफ्फरनगर में बाढ़ से दर्जनों गांव प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित गांव में संपर्क उनका जिला मुख्यालय से कट गया है। घर, स्कूल, खेत खलिहान, हर तरफ बाढ़ का सैलाब और सन्नाटा पसरा हुआ है। नेपाल में हो रही भारी बारिश ने भी यूपी में मुश्किल बढ़ा दी है। मोहना नदी और करनाली नदी के उफान से यूपी के लखीमपुर खीरी में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। बाढ़ के पानी से रास्ते और सड़कों पर सैलाब आ गया है, जिससे आवाजाही मुश्किल हो गई है। बाढ़ के पानी से लखीमपुर खीरी के निहासन और घौरहला तहसील के दर्जनों गांव जलमग्न हो गए हैं। सैकड़ों लोग घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों की तरफ पलायन कर चुके हैं। नेपाल से छोड़े गए पानी का कहर यूपी के बलरामपुर में भी देखने को मिल रहा है। जिले के करीब 150 गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। राप्ती नदी खतरे के निशान से 40 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। यूपी का गोंडा जिला भी बाढ़ की चपेट में है। बनबसा बैराज से करीब 7 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद जिले के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। कई गांवों में लोग सुरक्षित जगहों पर निकल गए हैं। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है। नदी के उफान की वजह से आई बाढ़ से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। लोग घरों को छोड़कर पलायन को मजबूर हैं। बिहार में भी सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में है। सुपौल, सहरसा और मधुबनी समेत कई जिलों में लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के काम में लग गई। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में भारी बारिश के बाद हुए लैंडस्लाइड के चलते दो लोगों की मौत हो गई, जबकि मलबे में दबे एक शख्स को जिंदा निकाल लिया गया। बारिश के चलते बीएसएनएल कॉलोनी की एक दीवार टूटकर किनारे बने घरों पर जा गिरी। बीएसएनएल ये ऊपर में हम पहले से भी कंप्लेंट दिया था वॉल बनाने के लिए, इनिशिएटिव नहीं लिया। इतना दिन से हम 3-4 महीना 5-6 महीना से हम लोग गए ऑफिस में गए, इधर में नाला बना दो, जो बना दो ना। आप लोग का वॉल बनाने वाला भी बहुत कोरोना हो गया, आप लोग देख के बना दो बोले, कुछ इनिशिएटिव नहीं लिया। ईटानगर में हुए लैंडस्लाइड के बाद जहां 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 11 साल का एक बच्चा मलबे में दब गया। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद मलबे में दबे बच्चे को सकुशल बाहर निकाला। गाजियाबाद में मासूम बच्चे को लोहे की रॉड से पीटने वाली टीचर ज्योत्सना को गिरफ्तार कर लिया गया। इंडिया न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और आनंद फानंद में टीचर के खिलाफ कार्रवाई की गई। मासूम बच्चे की पिटाई से नाराज इलाके के लोगों ने विजयनगर थाने के बाहर हंगामा खड़ा कर दिया। दरअसल जिस स्कूल का मामला है वो सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के पार्षद का है। लिहाजा मामला बेहद गंभीर होने के बावजूद पुलिस कार्रवाई करने से बच रही थी। गिरफ्तार टीचर ज्योत्सना ने अपनी गलती मानी है। टीचर ने कहा कि उसने जो किया उस पर पछतावा है। स्कूल प्रबंधन ने भी अपनी गलती मानी है। इस मामले में स्कूल संचालक से भी पूछताछ की गई।
दरअसल महिला टीचर ने एलकेजी में पढ़ने वाले एक मासूम की लोहे की रॉड से बेरहमी से पिटाई कर दी थी। पिटाई से मासूम की पीठ पर लाल रंग के गहरे निशान पड़ गए। पिटाई से सहमे बच्चे ने बताया कि मैडम उसे लोहे की रॉड से पीट दी गई। मैंने पढ़ा नहीं था। किस चीज से मारा है? लोहे के डंडे से। बच्चे की मां ने बताया कि स्कूल में बच्चे को कई बार मारा गया, उसे लंच करने से भी रोका गया। 8 बजे से लेकर 10 बजे तक उसे मारा बहुत ज्यादा। उसके बाद पनिशमेंट दे दी और लंच में भी लंच नहीं करने दिया उसे लंच पीरियड में। उसके बाद फिर मारा 1 घंटे तक। 6 साल के मासूम का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने टीचर के कहे मुताबिक ड्राइंग नहीं बनाई। पिटाई के बाद आरोपी टीचर के खिलाफ विजयनगर थाने में शिकायत दर्ज की गई है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बीती रात जम्मू के अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई। बीएसएफ पोस्ट को निशाना बनाकर घंटों फायरिंग की गई। भारतीय जवानों ने भी जवाबी फायरिंग की। दोनों ओर से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पिछले कई दिनों से पाकिस्तान की ओर से नापाक हरकत का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आर्मी पोस्ट को निशाना बनाकर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई। पुंछ के बालाकोट इलाके में हुई फायरिंग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यूपीएसटीएफ ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की एक बड़ी साजिश का भंडाफोड़ किया। शनिवार को मेरठ से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया जो आईएसआई के एजेंट के तौर पर काम करता था और भारतीय सेना की खुफिया जानकारी आईएसआई को पहुंचाता था। एसटीएफ के हत्थे चढ़े इस आईएसआई एजेंट का नाम आसिफ अली है। 52 साल के आसिफ को मेरठ के पूर्वा फैयाज इलाके से गिरफ्तार किया गया। उसके पास से भारतीय सेना के गोपनीय दस्तावेज बरामद हुए हैं और 8 साल से वो आईएसआई को खुफिया जानकारी मुहैया करवा रहा था। आसिफ अली की निशानदेही पर उसके घर से पाकिस्तान के एक सिम कार्ड समेत कई सिम कार्ड मिले हैं। साथ ही 3 मोबाइल, चेकबुक, कई एटीएम, पासपोर्ट, गोपनीय दस्तावेज समेत कई पेपर बरामद किए गए। खुफिया जानकारी के लिए आसिफ अली आर्मी के अफसरों को पैसे भी देता था। एसटीएफ के मुताबिक कोलकाता और हैदराबाद के 2 आर्मी अफसरों के खाते में आसिफ ने लाखों रुपए ट्रांसफर किए थे। साथ ही उसने झांकी के एक आर्मी अफसर के बेटे को लैपटॉप भी दिलवाया था। और उधर सहारनपुर हिंसा के लिए समाजवादी पार्टी की जांच कमेटी ने बीजेपी पर ठीकरा फोड़ा है। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंसा के लिए सहारनपुर के सांसद राघव लखनपाल जिम्मेदार है। समाजवादी पार्टी ने सहारनपुर हिंसा की जांच के लिए मंत्री शिवपाल यादव की अगुवाई में 5 सदस्यों की कमेटी बनाई थी। कमेटी की रिपोर्ट में बीजेपी सांसद के अलावा स्थानीय प्रशासन को भी हिंसा के लिए जिम्मेदार बताया गया। सहारनपुर हिंसा पर आई समाजवादी पार्टी की रिपोर्ट पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट एक राजनीतिक दल का है और इसे उन्होंने अभी देखा भी नहीं। सहारनपुर दंगे पर समाजवादी पार्टी की कमेटी जो बनी थी उसमें रिपोर्ट दी है, उसमें बीजेपी के एक सांसद का भी नाम है। देखिए, उनकी अपनी राजनीतिक पार्टी की कमेटी की रिपोर्ट है, इसलिए उस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है क्योंकि मैंने रिपोर्ट को देखा भी नहीं। सहारनपुर हिंसा पर समाजवादी पार्टी की रिपोर्ट को बीजेपी ने खारिज किया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि जिनकी वजह से यूपी में दंगे हुए आज वही जज बनकर रिपोर्ट दे रहे हैं। जिन लोगों ने दंगा भड़काया, जिनके कारण से उत्तर प्रदेश में दंगे हुए, आज वो जज बन के फिर रहे हैं और वो अपना रिपोर्ट खुद सबमिट कर रहे हैं। इस रिपोर्ट का क्या औचित्य है, ये तो हमारे समझ से बाहर है। समाजवादी पार्टी के महासचिव नरेश अग्रवाल ने सहारनपुर हिंसा पर आई जांच रिपोर्ट को सही करार दिया है और कहा है कि सांसद राघव लखनपाल के साथ साथ बीजेपी की भी हिंसा में भूमिका रही है। ऐसा नहीं, वहाँ के एमपी का भी रोल आया है उसमें, तो ऐसा कैसे कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि वो बिल्कुल दूध के धुए हुए हैं? उनका पूरा हाथ है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि यूपी में सांप्रदायिक हिंसा के लिए सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी भी जिम्मेदार है। उत्तर प्रदेश में जो सांप्रदायिक दंगे या तनाववादी पैदा हो रहा है समय समय पर या आए दिन हो रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की मिली भगत के तहत हो रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा है कि सहारनपुर हिंसा के लिए चाहे जो भी नेता जिम्मेदार हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी जिम्मेदार है, चाहे वो किसी पार्टी का नेता है, प्रशासन का आदमी है, अधिकारी है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार चौथी बार बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा का अध्यक्ष बनाए जाने से फग्गन सिंह कुलस्ते नाराज हो गए हैं। वो पार्टी में बड़ी भूमिका चाहते थे। नाराज कुलस्ते ने यहां तक कह दिया कि नरेंद्र मोदी सीएम से पीएम बन गए, लेकिन हम वहीं घिस रहे हैं।
बीजेपी सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने आलाकमान से कहा था कि उन्हें पार्टी में महासचिव बनाया जाए, लेकिन अमित शाह ने उन्हें तवज्जो दी ही नहीं। मैंने पार्टी को साफ कहा है, अगर मुझे कहीं एडजस्ट कर सकते हैं तो मैंने पार्टी को सुझाव दिया। मैंने जनरल सेक्रेटरी के लिए कहा था कि आप महामंत्री बना सकते हैं। हरियाणा में कांग्रेस को एक और झटका लगा है। वरिष्ठ नेता डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कांग्रेस छोड़कर बीएसपी का दामन थाम लिया है। दिल्ली में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की मौजूदगी में अरविंद ने बीएसपी की सदस्यता ली। कांग्रेस छोड़ बीएसपी में आते ही मायावती ने अरविंद शर्मा को हरियाणा में पार्टी का मुख्यमंत्री प्रत्याशी भी घोषित कर दिया। मायावती ने ऐलान किया कि हरियाणा में पार्टी सत्ता में आई तो अरविंद शर्मा मुख्यमंत्री होंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में टिकट चाहने वालों का इंटरव्यू कांग्रेस ने लिया। मुंबई में हुए इंटरव्यू में काफी संख्या में दावेदार पहुंचे। इंटरव्यू मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, प्रदेश अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे, अशोक चव्हाण, सुशील कुमार शिंदे ने लिया। कांग्रेस ने महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों के लिए दावेदारों का इंटरव्यू लेने का फैसला किया। इंटरव्यू 19 और 20 अगस्त को भी चलेगा। इंटरव्यू के जरिए दावेदारों की स्क्रीनिंग की जाएगी और फिर आखिर में प्रत्याशियों का फैसला होगा। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता नारायण राणे के बेटे नितेश राणे ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को खुली चुनौती दी है। नितेश ने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे जहां से चुनाव लड़ेंगे वो भी वहीं से ताल ठोकेंगे। नारायण राणे के एक और बेटे नीलेश राणे ने एनसीपी नेता और मंत्री भास्कर जाधव के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया। नीलेश लोकसभा चुनाव हार गए थे और इसके लिए एनसीपी को जिम्मेदार बताया था। अब वो इसी का बदला लेना चाह रहे हैं। सेक्स स्कैंडल में फंसे अपने बेटे का बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बचाव किया है। उन्होंने कहा कि पार्क में गर्लफ्रेंड के साथ जाने पर सवाल नहीं उठता तो उनके बेटे के गर्लफ्रेंड के साथ होटल जाने पर बवाल क्यों? इको पार्क में तो बहुत से लड़के लड़कियां बैठते हैं, तो क्यों नहीं उसकी चिंता होती है? उस प्रकार से मान लीजिए मेरा बेटा कहीं गर्लफ्रेंड के साथ कहीं घूम रहा होगा, इसका क्या मतलब हुआ? आपके बेटे का गर्लफ्रेंड नहीं हो सकता है, शो कर रहे हैं, हो सकता है। दरअसल एक अखबार में खबर आई थी कि सीएम जीतन राम मांझी का बेटा एक महिला कांस्टेबल के साथ गया के होटल में गया था। वहां बिल नहीं देने पर होटल वालों ने बवाल मचाया, जिसके बाद ये मामला सामने आया था। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर हमला बोला है। आजम ने कहा कि यूपी की कानून व्यवस्था को संभालना अखिलेश यादव के बस का नहीं है। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़कर पेश किया गया। यूपी के मंत्री आजम खान ने एक बार फिर से शिया धर्मगुरु कल्बे जब्बात पर हमला बोला। आजम ने कल्बे जब्बात को ठग तक कह दिया। रामपुर में एक जनसभा में आजम ने कल्बे जब्बात को समाज को ब्लैकमेल करने वाला ठेकेदार बताया। आज एक बार फिर से नीतीश कुमार और लालू यादव एक मंच पर दिखेंगे। लालू नीतीश की आज 3 जगहों पर रैली है। दोनों छपरा, नरकटियागंज और मोहनिया में साथ साथ रैली करने वाले हैं। पिछले हफ्ते हाजीपुर में 20 साल बाद पहली बार दोनों साथ दिखे थे। बिहार के दरभंगा में चुनावी सभा के दौरान आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। शाह पर हमला बोलते हुए लालू ने कहा कि नीतीश के साथ हाथ मिलाना कुछ लोगों को पच नहीं रहा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में आरएसएस के गुरु दक्षिणा कार्यक्रम में शरीक हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो बचपन से संघ के कार्यक्रम में जाते रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना अब खलने लगा है। शनिवार को अपने बर्थडे पार्टी में आयोजित एक कार्यक्रम में केजरीवाल का ये दर्द फूट पड़ा। केजरीवाल ने अपने बर्थडे प्रोग्राम में कहा कि विधानसभा चुनाव में 50 सीटें अगर मिल गई तो पूरे 5 साल तक सरकार चलाएंगे। उन्होंने इस मौके पर चुटकी लेते हुए ये भी कहा कि 28 सीटों में तो 49 दिन की ही सरकार मिलती है भाई। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है और उनकी रिटायरमेंट की उम्र 2 साल बढ़ा दिया। यानी अब सरकारी कर्मचारी 51 की जगह 60 साल में रिटायर होंगे। हरियाणा में अब कोई भी सरकारी कर्मचारी 20 साल की नौकरी पूरी करके छोड़ देता है तो वो भी पेंशन का हकदार होगा। पहले उम्र सीमा 28 साल की थी। इसके साथ ही हुड्डा ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 25% बढ़ा दिया है। समाजवादी पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को यह गलतफहमी है कि वो मोदी का नाम लेकर फिर जीत जाएगी। रामगोपाल बोले, मोदी फैक्टर बीत चुका है। चित्रकूट की जगत गुरु यूनिवर्सिटी की तरफ से यूपी के सीएम अखिलेश यादव को पीएचडी की मानद उपाधि दी गई। लखनऊ में सीएम आवास में आयोजित कार्यक्रम में अखिलेश को ये उपाधि यूनिवर्सिटी के प्रमुख स्वामी रामभद्राचार्य ने दी।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज से 6 दिनों के दौरे पर सिंगापुर जा रही हैं। उनकी ये यात्रा व्यापारिक रिश्ते सुधारने के लिए सिंगापुर के बुलावे पर है। 2011 में सीएम पद संभालने के बाद ममता की ये पहली विदेश यात्रा है। 15 अगस्त को बगैर पढ़े 1 घंटे तक दिए गए पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण से सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली शीन लुंग बेहद हैरान हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात के दौरान शी ने कहा कि मोदी को बगैर लिखा भाषण पढ़ते देख बड़ा दिलचस्प लगा। सिंगापुर दौरे पर गई विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि 100 स्मार्ट शहर बनाने में सिंगापुर भारत की मदद कर सकता है। सुषमा ने 100 स्मार्ट शहर के साथ साथ दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के निर्माण को लेकर द्विपक्षीय बातचीत की।